हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। आप सबका स्वागत है पाई स्टडी सर्कल के इस चैनल पर। मैं मोहम्मद आसिफ और हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस का, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो हम पढ़ रहे थे कोल्ड वॉर इरा। ठीक है, कोल्ड वॉर इरा हमने पढ़ रहे थे और जो हमारा कोल्ड वॉर इरा है इसको हम बोलते हैं शीत युद्ध का दौर। इससे पहले भी बहुत बच्चों के डिमांड्स पर जो लेक्चर आपके लिए तैयार किए गए हैं, इससे पहले वाले जो लेक्चर हैं उनको आप देखें, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इससे पहले जो हमने लेक्चर्स आपके लिए तैयार किए थे उसमें आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। उसमें आपको एक तो आपका सिलेबस बताया गया है, आपकी 2 बुक्स के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको चैप्टर की पृष्ठभूमि के, चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म यानी साम्यवाद और पूंजीवाद में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको सूचना दी गई है। इसके अलावा जो आपका आगे और जो चैप्टर्स की में आपके पॉइंट हैं उन पर भी लेक्चर बनाया गया है आपका, जिसमें आप देखेंगे क्यूबा मिसाइल संकट जो है, जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पार्ट का, वो भी आपके लिए आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से उसको लें और उससे फ़ायदा ले सकते हैं आप। और आप अपने दोस्तों को, मित्रों को भी उसको शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें। और चैनल को अगर आप चाहते हैं कि समय पर आपको जो भी वीडियो आपके फ़ायदे की हैं वो आप तक पहुँचें, जो भी लेक्चर हैं जो आपको बेनिफिट दे सकते हैं वो आप तक समय पर पहुँचे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज हम उसी पहले चैप्टर का कोल्ड वॉर एरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं और बिना देरी किए हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ आप देखिए, सबसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? गुट निरपेक्ष आंदोलन को हम बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? शॉर्ट में इसको कहा जाता है नेम, NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर भैया कब से स्टार्ट हुआ था हमारा? कोल्ड वॉर हमारा स्टार्ट हुआ था 1945 टू 1991 यानी 1945 से लेकर 1991 तक का काल, इसको कहा गया हमारा शीत युद्ध का दौर यानी कि कोल्ड वॉर इरा। ठीक है, और यहां पर देखेंगे 2 महाशक्तियों के मध्य बीच में संघर्ष व तनावपूर्ण वातावरण, इसी को हमने क्या कहा है? इसी को हमने कहा है शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर। टेंशनफुल सिचुएशन बिटवीन USA एंड USSR कॉल्ड कोल्ड वॉर। ठीक है, 2 महाशक्तियों के मध्य जो संघर्ष और तनाव का वातावरण था उसको हमने क्या कहा था भाई? उसको हमने कहा है शीत युद्ध। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो शीत युद्ध हुआ था वो 2 महाशक्तियों के बीच में लड़ा गया था। एक तरफ USA है और दूसरी तरफ क्या है भाई? दूसरी तरफ है USSR, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। इसकी जो विचारधारा रही है वो रही है कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवादी, और सोवियत संघ की विचारधारा थी हमारी सोशलिज्म यानी साम्यवादी। अब मैंने आपको ये भी बताया था पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं जाकर, मैंने आपको उसमें ये बताया था कि इन 2 महाशक्तियों ने अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ साबित करने के लिए सैन्य गठबंधनों का निर्माण किया था, जिसमें सीटो, सेंटो, नाटो, वारसा, इस तरीके के प्रमुख सैन्य गठबंधन इन्होंने तैयार किए थे। तो स्टूडेंट्स, वह सारे देश जिन्होंने अमेरिका के पूंजीवादी गुट में शामिल होना स्वीकार किया था, वो सारे देश क्या कहलाए? देखिए यहां पर वो सारे देश कहलाए पहली दुनिया के देश यानी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री उनको कहा गया। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड भी कह सकते हैं हम उसको। और वह सारे देश जिन्होंने सोशलिज्म
यानी कि सोवियत संघ के खेमे में शामिल होना स्वीकार किया, ठीक है, उन सभी देशों को हम कहते हैं दूसरी दुनिया, यानी कि सेकंड वर्ल्ड। यहां आप देख सकते हैं सभी पूंजीवादी देश फर्स्ट वर्ल्ड, ठीक है, ऑल कैपिटलिस्ट नेशंस कॉल्ड द फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस एंड द ऑल सोशलिस्ट नेशंस कॉल्ड द सेकंड वर्ल्ड, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि शीत युद्ध के कारण विश्व दो भागों में बट गया था, पहली दुनिया दूसरी दुनिया। पहली दुनिया के देश पूंजीवादी और दूसरी दुनिया के देश साम्यवादी, ठीक है। अब यहां पर हमें देखना है, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है थर्ड वर्ल्ड, यानी कि तीसरी दुनिया। तो ये तीसरी दुनिया भाई, अब इसका रोल क्या है? पहले तो हमने बता दिया कि पहली दुनिया के देश पूंजीवादी हैं, दूसरी दुनिया के देश साम्यवादी हैं, लेकिन अब ये थर्ड वर्ल्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये थर्ड वर्ल्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है। इसी के बारे में आज हम विस्तार से अपने इस लेक्चर में चर्चा करेंगे कि ये तीसरी दुनिया क्या है, इसकी भूमिका क्या है और इसकी शुरुआत किन लोगों ने की थी, इसके फाउंडर्स कौन थे, उसके बारे में हम अपने इस लेक्चर के अंदर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहां देखिए भाई, तीसरी दुनिया यानी कि थर्ड वर्ल्ड सभी गुट निरपेक्ष राष्ट्र यानी ऑल नॉन अलाइड नेशंस, यानी कि जब आप देख रहे हैं कि शीत युद्ध हमारा शुरू हुआ, ठीक है, तो शीत युद्ध ने दुनिया को कितने भागों में बांटा भाई? दो भागों में, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। यहां देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाउट बिटवीन 1939 टू 1945। द्वितीय विश्व युद्ध हमारा 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया था। एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाउट बिटवीन द टू ग्रुप्स, अलाइड पावर एंड द एक्सिस पावर, यानी कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इन दो खेमों के बीच में, इन दो गुटों के बीच में ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था। और मैंने आपको बताया था कि जब अमेरिका ने अपने दो बम लिटिल बॉय और फैट मैन हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए, तो इसी भीषण और विनाशकारी घटना के साथ में द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, यानी क्या हो गया? समाप्त हो गया। यहां पर देखिए भाई, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बाद शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। आपको पता है कि जहां पर एक घटना खत्म हुई, वो घटना क्या थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वहीं से अगली घटना, अगले वैश्विक घटनाक्रम की शुरुआत हुई और नाम क्या है? शीत युद्ध। और उसी समय क्या हुआ? 1945 के बाद में कोल्ड वॉर तो शुरू हुआ ही हुआ। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, ये तीन महाद्वीप, तीन कॉन्टिनेंट, और इन कॉन्टिनेंट के बहुत सारे देश क्या रहे भाई? गुलाम रहे हैं। इस इंडिया किसका हिस्सा है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब हमारे पड़ोसी देश है। लेकिन ये सब किसका हिस्सा है भाई? ये सब एशिया का हिस्सा है ना। और आपको पता होगा घाना है, इसके अलावा हमारा लीबिया है, समझ रहे हैं, और हमारा जिबूती है। ये देश कहाँ के हैं? ये हमारे अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, ठीक है। ब्राजील है, ये हमारा कहाँ का देश है? ये हमारा लैटिन अमेरिका का देश है। तो यहाँ देखिए, एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के गुलाम राष्ट्र भी आज़ाद हुए, ठीक है। यहाँ आपको बताया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या शुरू हुआ? शीत युद्ध। और साथ साथ में एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के गुलाम राष्ट्र भी क्या हुए भाई? इसी समय आज़ाद हुए। और विश्व के मानचित्र पर, यानी कि हमारा जो वर्ल्ड मैप है, उसमें बहुत बहुत तेजी से क्या आए? बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव आए, ठीक है। इन नव उदित राष्ट्रों यानी कि न्यू राइज नेशन यानी डेवलपिंग कंट्रीज के पास दो विकल्प थे, द टू ऑप्शंस, ठीक है। किसके पास थे भाई? द टू ऑप्शंस फॉर न्यू राइज नेशंस, ठीक है। ये दो ऑप्शन कौन से थे? ये दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था हमारा यूएसए और दूसरा ऑप्शन था हमारा यूएसएसआर।
अब ये जो देश आजाद हुए, इनके पास में आपको पता है शीत युद्ध काल में दुनिया दो भागों में बटी, तो जब ये आजाद हो गए तो भाई इनके पास भी कितने विकल्प थे, दो, कि ये तीसरी दुनिया के देश या तो इसके ग्रुप में शामिल हो जाएं, ठीक है, और या फिर वो इसके साथ चले जाएं। टू ऑप्शंस हो गए, ये पहला ऑप्शन हो गया और ये सेकंड ऑप्शन हो गया। लेकिन इन्होंने किसी भी ग्रुप में शामिल होना स्वीकार नहीं किया, ये देश किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। कौन से देशों की बात कर रहे हैं भाई, ये हम बात कर रहे हैं एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वह देश जो कभी गुलाम थे लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो आजाद हुए। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं हमारा इंडिया। इंडिया एशिया का देश है, गुलाम रहा, किसका गुलाम रहा, ब्रिटेन का गुलाम रहा। आजादी कब मिली, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और उसके बाद 14-15 अगस्त 1947 को भारत को क्या मिल गई, आजादी मिल गई। तो भारत के पास में क्या थे, भारत के पास में दो विकल्प थे कि या तो वो यूएसए के साथ चला जाए या वो फिर यूएसएसआर के साथ चला जाए। लेकिन आप देखेंगे कि इन देशों ने क्या किया, ना तो ये इस वाले ग्रुप में शामिल हुए ना वो इसके साथ गए। तो फिर क्या हुआ भैया, इन्होंने क्या अपना लिया, इन्होंने तीसरा ही रास्ता अपना लिया। और वो तीसरा मार्ग कौन सा था, थर्ड वे कौन सा है, गुट निरपेक्षता का मार्ग। समझ रहे हैं, यहां समझना पड़ेगा आपको कि शीत युद्ध काल में दुनिया दो भागों में बटी, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, पूंजीवादी देश, साम्यवादी देश, और उसी समय आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ और एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के गुलाम देश आजाद हुए, वर्ल्ड के मैप में चेंजेस आए। इन देशों के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो इसके साथ जाएं या वो इसके साथ चले जाएं। लेकिन इन गुलाम देशों ने आजाद होने पर किसी के भी गुट में शामिल होना स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया भाई, इन्होंने गुट निरपेक्षता का रास्ता अपना लिया, यानी कि इन्होंने नेम को अपनाया, नॉन अलाइंड मूवमेंट को। ठीक है, अब मीनिंग देख लीजिए, इसका अर्थ क्या है, दोनों गुटों से दूरी बनाए रखना। अब वो दोनों गुट कौन से भैया, दोनों गुट का मतलब है वही दो विकल्प, और वो दो विकल्प या वह दो गुट हैं यूएसए और यूएसएसआर। दोनों गुटों से दूरी बनाए रखना या किसी भी गुट का पक्ष ना लेना, किसी भी गुट का पक्ष नहीं लेंगे, ना यूएसए का लेंगे ना यूएसएसआर का लेंगे। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस बोथ सुपर पावर्स। बोथ का मतलब क्या है यहां पर, बोथ का मतलब है यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है, ये दोनों महाशक्तियों से समान दूरी बनाए रखना, यही अर्थ निकलता है हमारा गुट निरपेक्षता का। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन यहां पर उत्पन्न हुआ, और वो क्वेश्चन क्या है कि जब भारत या अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के जो भी तमाम देश आजाद हुए, जब इनके पास में दो ऑप्शन थे, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, तो फिर इन्होंने दोनों ही ऑप्शंस को इग्नोर क्यों किया, अवॉइड क्यों किया, क्यों ये देश दोनों ही खेमों में से किसी में भी शामिल नहीं हुए। भाई प्रश्न तो बनता है ना कि जब दो खेमे थे तो ये देश किसी भी खेमे में शामिल क्यों नहीं हुए। तो अब हम इसी पॉइंट के ऊपर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है हमारा, और इससे पेपर के अंदर प्रश्न आता है, पूछा जाता है, इसीलिए इसको ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत उपयोगी है, वास्तव में उपयोगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें भाई। ठीक है, भारत तथा गुट निरपेक्ष राष्ट्र किसी भी गुट में शामिल क्यों नहीं हुए, जबकि उनके पास ऑप्शन थे, फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने किसी भी गुट में शामिल होना स्वीकार क्यों नहीं किया। वाई इंडिया एंड द नेम नेशंस नॉट एक्सेप्टेड टू ज्वाइन एनी ग्रुप, इसके पीछे के क्या कारण थे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो गुलाम देश थे ये अपना आर्थिक विकास करना चाहते थे,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते थे, क्योंकि ये गुलाम थे और जिन देशों ने इनको गुलाम बनाया उन्होंने इनके नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों को अपने फायदे, अपने इंटरेस्ट के लिए यूज किया। भाई भारत को भी तो एक समय में सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन भारत को ब्रिटेन ने पूरी तरह से खाली कर दिया, उसके नेचुरल रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए प्रयोग किया। तो आजादी के बाद में हमारा जो पहला स्टेप था वो ये नहीं था कि हम कौन से ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारा जो पहला हमारा ऑब्जेक्ट था, हमारा पहला उद्देश्य था वो था हमें अपने देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, यानी आर्थिक विकास करना है। और ये कब पॉसिबल था? ये तब पॉसिबल था, ये तब संभव था जब हम दोनों ही ग्रुप से क्या बनाए रखें, हम दोनों ही ग्रुप से इक्वल डिस्टेंस बनाए रखें। ठीक है। दूसरा देखिए भाई, अपनी स्वतंत्रता यानी अपने फ्रीडम पर ये देश कोई भी आंच नहीं आने देना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि देखिए बड़ी मुश्किल से तो आज़ादी मिली, गांधी जी ने या हमारे और अनेक क्रांतिकारी लोगों ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलाए, उसके बाद में जाकर तो आज़ादी हमको मिल पाई, है ना। और अगर हम आज़ादी के बाद भी किसी भी गुट में शामिल हो जाते तो वो महाशक्ति हमें किस पर नचाती भाई? अपनी उंगलियों पर नचाती। तो ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा कि हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते। कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इसीलिए ये अपनी स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते थे, अपने डिसीजन, अपने फैसले अपने आप लेना चाहते थे। और ये तभी पॉसिबल था जब ये किसी भी गुट में शामिल ना हो, और इसीलिए ये किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। थर्ड देखिए, हथियारों की होड़, कंपटीशन ऑफ वेपन्स से दूर रहना चाहते थे। कंपटीशन चल रहा था भाई, किस बात को लेकर कंपटीशन चल रहा था? हथियारों को लेकर। अमेरिका एक तरफ नए नए प्रकार के हथियार बनाता था, नई नई प्रकार की मिसाइल्स बनाता था, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ भी उससे बड़ी संख्या में हथियार बनाता था। तो दोनों महाशक्ति एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहती थी, ऐसा लगता था दोनों में कंपटीशन चल रहा है हथियार बनाने को लेकर। लेकिन हथियार विनाश का सूचक है, ये तो आपको पता ही है, समझ रहे हैं ना। तो ये अपने आप को हथियारों की होड़ से दूर रखना चाहते थे। भाई बात किसकी चल रही है? बात चल रही है हमारे नेम नेशंस की, बात चल रही है गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों की। और टॉपिक क्या है कि ये किसी भी गुट में शामिल क्यों नहीं हुए? तो पहला पॉइंट कर लिया है, आर्थिक विकास करना चाहते थे। दूसरा कर लिया, अपनी स्वतंत्रता पर आंच नहीं आने देना चाहते थे। तीसरा है, हथियारों की होड़ से अपने आप को दूर रखना चाहते थे। और फोर्थ पॉइंट है, किसी भी गुट से शत्रुता मोल नहीं लेना चाहते थे, यानी कि किसी भी गुट से वो क्या नहीं चाहते थे? दुश्मनी नहीं चाहते थे। भाई मान लीजिए यहाँ पर हमारा यूएसए है और यहाँ पर हमारा यूएसएसआर है, ठीक है। अगर हमारा मानिए इंडिया, अगर हमारा इंडिया इसके साथ चला जाता तो ये क्या बन जाता? हमारा, ये हमारा शत्रु बन जाता। और अगर इंडिया इसके साथ चला जाता तो यूएसए हमारा क्या बन जाता? शत्रु बन जाता। लेकिन भारत ना तो इससे शत्रुता मोल लेना चाहता था और ना ही इससे, ठीक है। किसी भी गुट से शत्रुता मोल नहीं लेना चाहते थे, यानी हम कह सकते हैं पीसफुल रिलेशंस क्रिएट बोथ सुपर पावर, ठीक है, दोनों से ही शांतिपूर्ण संबंध बनाना। अब यहां पर आगे देखिए हमारा टॉपिक क्या है? आगे हमारा टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन, ठीक है। नेम समिट के बारे में हम बात करेंगे। इसके बहुत सारे सम्मेलन भी हुए हैं, लेकिन हम केवल कितने सम्मेलनों के बारे में पढ़ेंगे? हम केवल पढ़ेंगे 4 सम्मेलन, ठीक है। पहला, 7वां, 14वां और 18वां, फर्स्ट, 7th, 14th एंड द 18th समिट ऑफ द नेम। यहां देखिए सबसे पहले सम्मेलन हुआ 1961 में। कहां पर हुआ था भाई? बेलग्रेड। बेलग्रेड कहां है? ये यूगोस्लाविया की राजधानी है। यूगोस्लाविया के अंदर पहला सम्मेलन हुआ था। दूसरा देखिए 1983 7वां सम्मेलन, ठीक है, ये हमारा हुआ था नई दिल्ली। और नई दिल्ली किसकी राजधानी है भाई? भारत की राजधानी है नई दिल्ली। और यहीं पर 7वां सम्मेलन हुआ था
1983 में। उस समय हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उसके बाद देखिए भाई 14वां सम्मेलन 2006 में हुआ। आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको 2006 तक का डाटा उसमें दिया गया है और उसमें आपको बताया गया है कि 2006 में हवाना जो कि क्यूबा की राजधानी है वहां पर 14वां सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हुआ था। लेकिन अभी जो हमारा करंट में जो सम्मेलन हुआ था वो सम्मेलन हमारा 18वां सम्मेलन हुआ है, आप देखेंगे। और ये सम्मेलन कब हुआ था भाई? ये सम्मेलन 2 दिन चला था, 25 और 26 अक्टूबर को 2019 में ये सम्मेलन हुआ था। 18वां सम्मेलन था और कहाँ हुआ था भाई? बाकू में हुआ था। और ये बाकू कहाँ पर है? ये एक देश है अजरबैजान। अजरबैजान के अंदर ये हमारा 18वां सम्मेलन हुआ था। अब अगर हम बात करें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो हमारे टोटल मेंबर्स हैं भाई 120 यानी 120 सदस्य। ये प्रश्न 1 नंबर में बन सकता है कि वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं, तो आप क्या लिखेंगे? आप उसमें बताएंगे कि वर्तमान में 120 सदस्य हैं। इसके अलावा आप देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों की हम बात करते हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की। फाउंडर्स ऑफ नेम, तो सबसे पहले नाम हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री और लोकप्रिय चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत, उसके बाद में जोसेफ टिटो युगोस्लाविया, सुकर्नो इंडोनेशिया से थे, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र इजिप्ट और वामे एंड क्रूमा घाना से। ये 5 सदस्य, ये 5 नेतागण गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहे जाते हैं और इनका संबंध इन राष्ट्रों से रहा है। अब आगे देखिए शीत युद्ध के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व। भाई शीत युद्ध काल में दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखने के लिए ही हमारा क्या शुरू हुआ था? हमारा शुरू हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, क्योंकि हमें दोनों से ही क्या बनाए रखनी थी? इक्वल दूरी बनाए रखनी थी, ठीक है। लेकिन अब तो शीत युद्ध ही खत्म हो गया। 1991 यहां पर आप देखेंगे 1991 में हमारा शीत युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो फिर अब गुटनिरपेक्षता की क्या आवश्यकता है? अभी भी इसका महत्व है या इसका महत्व 1991 के बाद में क्या हो गया? समाप्त हो गया है। तो यहां देखिए शीत युद्ध के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व या उसकी प्रासंगिकता, ये वर्ड बहुत यूज करता है भाई। एग्जाम के अंदर आप देखेंगे या फिर आप देखेंगे कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक लगी है उसमें ये शब्द यूज हुआ है, प्रासंगिकता। इसको हम बोलते हैं रेलेवेंस ऑफ नेम। यानी ये बात किसकी कर रहे हैं? मीनिंग इसका जो निकल कर आएगा वो महत्व, इसका मीनिंग निकल कर आएगा। यानी वो पूछ रहे हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व अब है या नहीं है। सीधा सीधा प्रश्न ये है। शीत युद्ध काल में था, लेकिन शीत युद्ध काल के बाद में वर्तमान समय में नेम का अब कोई महत्व है या इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है? तो आप क्या लिखेंगे कि भले ही शीत युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। भले ही दुनिया 2 ध्रुवीय से क्या हो गई? 1 ध्रुवीय हो गई। समकालीन विश्व में किसका वर्चस्व है? अमेरिका का वर्चस्व, अमेरिका का दबदबा है। लेकिन इसके बावजूद भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व समाप्त नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? ये हम इन बिंदुओं की सहायता से बताएंगे। ये देखिए भाई, वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए आज भी इसका महत्व है। अब वैश्विक समस्याएं क्या हैं? आप देख रहे हैं अभी पूरे विश्व में एक समस्या आई हुई है, कोविड-19। ये एक समस्या है। क्या किसी एक राष्ट्र के अंदर इतनी सक्षमता है कि वह इसके ऊपर काबू पाए? और ये संपूर्ण विश्व की समस्या है। इसी के अलावा आप देखेंगे आतंकवाद भी एक वैश्विक समस्या है। इसी के अलावा आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग भी एक समस्या है ना। तो कोई एक देश इन समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकता है। इसीलिए वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए आज भी
गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या है भाई, महत्व है। ठीक है, सोल्विंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स। ठीक है, दूसरा देखिए, हथियारों की होड़ को नियंत्रित करने के लिए, शीत युद्ध काल में हथियारों की होड़ चल रही थी, हथियारों को नियंत्रित करने की आवश्यकता तब भी थी और हथियारों को नियंत्रित करने की आवश्यकता अब भी है। समझ रहे हैं, क्योंकि हथियार मैंने आपको बताया है कि ये विकास का, प्रगति का सूचक नहीं है, ये विनाश का सूचक है। समझ रहे हैं ना। तो भाई हथियारों की होड़ जो हमारी रही है, हथियारों की होड़ को नियंत्रित करने के लिए आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व है। तीसरा देखिए भाई, अमेरिकी वर्चस्व से सुरक्षित रहने के लिए, जब शीत युद्ध खत्म हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया, तो आप देखेंगे यहां पर अमेरिका के लिए अब किसी भी देश को आराम से निशाने पर लेना बहुत सरल हो गया है। अगर जंगल के अंदर एक झुंड है, किनका, मान लीजिए बकरियों का झुंड है, और एक शेर है, तो शेर धीरे धीरे करके क्या करेगा भाई, एक एक करके उन बकरियों का शिकार करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वह झुंड में रहें, अगर वो ग्रुप में रहें, तो भले ही शेर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो हमला करने से पहले थोड़ा बहुत तो सोचेगा, विचार करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो यही यहां पर बात लागू होती है। अमेरिका का वर्चस्व संपूर्ण विश्व में है और अगर उसके वर्चस्व से ये देश सुरक्षित रहना चाहते हैं तो इन्हें अभी भी क्या बनाए रखना पड़ेगा, नेम को बनाए रखना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए भाई, सामाजिक आर्थिक सहयोग के लिए, सामाजिक आर्थिक सहयोग की जरूरत पहले भी थी, आज भी सामाजिक आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। सोशल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके लिए आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन महत्वपूर्ण है, आज भी इसकी प्रासंगिकता है। यहाँ हमने अपना ये टॉपिक कंप्लीट किया है। अब हम एक और टॉपिक इसमें करने जा रहे हैं और वो जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक हमारा क्या है उसके बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों के बारे में अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के क्या क्या प्रिंसिपल्स रहे हैं और क्या क्या सिद्धांत रहे हैं। सिद्धांत को हम बोलते हैं भाई प्रिंसिपल्स। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, अपने कुछ सिद्धांत बनाए हैं, जिसमें प्रमुख क्या है भाई, प्रमुख है सबसे पहले किसी भी गुट में शामिल ना होना। ठीक है, दूसरा है किसी भी गुट का पक्ष ना लेना। थर्ड है स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना है हमें अपने आप ये तय करना है कि हमें किस देश के साथ में संबंध बनाए रखने हैं और किस देश के साथ हमें संबंध नहीं बनाने। इसके अलावा क्या है भाई, उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे। इसके अलावा साम्राज्यवाद का विरोध। नेक्स्ट, रंग भेद की निंदा। अब ये रंग भेद क्या है भाई, ये जो गुलाम देश थे, विशेषकर आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के जो देश थे, यहां के लोगों की स्किन का रंग कैसा था भाई, काला था। ठीक है, और अश्वेत होने के कारण इनके साथ में रंग भेद किया जाता था। आपके दिमाग में एक नाम आ रहा होगा, जब रंग भेद वर्ड मैंने लिखा तो आपके दिमाग में एक नाम आया होगा तुरंत,
और वो नाम क्या है भाई? वो नाम है नेल्सन मंडेला, है ना, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, जिनको भारत सरकार भारत रत्न से भी सम्मानित कर चुकी है, जिनको अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, रंग भेद की निंदा करना, ये भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक सिद्धांत रहा है। इसके अलावा इसका जो एक प्रमुख सिद्धांत रहा है वो है सामाजिक आर्थिक सहयोग, सभी राष्ट्र एक दूसरे का सामाजिक और आर्थिक सहयोग करेंगे। और इसके अलावा एक रहा है भाई इसका सिद्धांत हथियारों की होड़ से दूरी बनाए रखना। ये सब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रिंसिपल्स हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत हैं, आपके सामने लिखे हैं। किसी भी गुट का पक्ष नहीं लेना है, किसी भी गुट में हमें शामिल नहीं होना है, स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना है, उपनिवेशवाद का विरोध करना है, कोई देश किसी देश को गुलाम नहीं बनाएगा, साम्राज्यवाद का विरोध, रंग भेद की निंदा, सामाजिक आर्थिक सहयोग और हथियारों की होड़ से दूरी बनाए रखना। ठीक है, तो आज हम अपने इस लेक्चर को यही समाप्त कर रहे हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। और एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा निवेदन है आपसे कि इसका फ़ायदा आप भी लें और जो आपके संपर्क में आपके मित्र हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, 12th क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखें ध्यान से